नमस्कार मित्रों। और हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगली न्यूज मिलती रहे। और बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इसमें शामिल नहीं किया गया है अभ्यास के सिद्धांत का, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थांडा के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो बताएंगे क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक या फिर अभिप्रेरक या फिर अंतर्नोद। तो इसमें जो शामिल नहीं किया गया है साथियों वो क्रिया प्रसूत व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम या फिर शाब्दिक अधिगम। तो गैने ने अधिगम सोपानकी में आठ अपने स्थानों को रखा है, इसमें निम्न स्तर पर संकेत अधिगम आता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है? बताएंगे किसका उदाहरण है? उद्दीपक परिवर्तन कौशल का, समापन कौशल का, पुनर्वलन कौशल का या फिर प्रस्तावना कौशल का। तो इसमें जो उतार चढ़ाव में जो उदाहरण आता है यह उद्दीपक परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी माध्यम, पुनर्वलन, प्रतिपुष्टि या फिर अंतःक्रिया। तो इसमें संप्रेषण प्रक्रिया का जो तत्व नहीं शामिल किया गया है वह पुनर्वलन को शामिल नहीं किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? बताएंगे व्यक्तिगत अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठचर्या, संवर्धन उपागम या फिर त्वरण उपागम। तो मंदित मना बालक जो होते हैं यानी मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उसके लिए क्या शामिल इसमें कहा जा सकता है? यानी इसे कहा जाता है व्यक्तिगत अनुदेशन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएंगे नहीं करके भी पूछा जा रहा है और नहीं पर ध्यान दिया करें आप। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये भी सही है। और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यही इसका साथियों गलत है, क्योंकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि मात्रात्मक तो वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? क्या कहते हैं? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मूल्य, रुचि, अभिक्षमता या फिर अभिप्रेरणा। तो क्षेत्र विशेष में बालक के विशिष्ट योग्यता को या विशेष क्षमता को कहते हैं साथियों अभिक्षमता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? बताएंगे पियाजे की भी 4 अवस्थाएं थी, लेकिन इसमें ब्रूनर की और पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था से तुलना की जा रही है, तो वह ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी किस अवस्था से मेल खाती है? तो ये खाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? बताएंगे फ्राइड, आइसेंक, कैटल या फिर आलपोर्ट। और प्लीज साथियों यूपीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसलिए आप तैयारी में लगे रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिगमंड फ्राइड, यानी ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्तित्व असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। बताएंगे क्या कहते हैं? आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन या फिर अनुवादन। सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है साथियों, ये 2018 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो उसे कहा जाता है उद्भवन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा उद्भवन। अगला प्रश्न देखते हैं। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। बताएं साथियों क्या कहलाती है? अर्थ विभाजन, वाक्य विन्यास या ध्वनिग्राम या फिर रूपग्राम। ये हिंदी में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है और बाल मनोविज्ञान में। तो उसे कहा जाता है ध्वनिग्राम, क्योंकि ये जब बच्चा गर्भावस्था से ही जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे रोने की आवाज आती है, इसलिए सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम को रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे कितने भी भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण है। तो बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण किसे क्या लेते हैं? यानी मूल्यांकन शिक्षण को, प्रभावशाली शिक्षण को, अवश्रेणी शिक्षण को या फिर वास्तविक शिक्षण को। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण है वह कहलाता है साथियों प्रभावशाली शिक्षण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रभावशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है, तो सुमेलित में देखेंगे यानी हल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह प्ररोध आवश्यक अवकलन का सिद्धांत दिया गया था, और मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया था, और फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया था, और मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का चौथा, बी का दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के उत्तर के संबंध में सही है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो प्रभाव विविधता मौलिकता सहकार्यता, ये तो गलत है। प्रभाव व्यवहारिकता मौलिकता विस्तारण, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों प्रभाव विविधता मौलिकता और विस्तारण। तो राइट आंसर डी की तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया था? पराहम या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या फिर ओडिपल कॉम्प्लेक्स या फिर नर्सिज्म। तो स्वयं की अवस्था को नर्सिज्म कहते हैं और लड़कियों को इलेक्ट्रा कहते हैं और लड़कों को प्रेम करने की ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं किया गया है? तो बताएं साथियों सौदेश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम या बहुप्रक्रिया का नियम। तो जो गौण नियम में शामिल नहीं किया गया है वह क्रिया प्रक्रिया का नियम नहीं शामिल किया गया है, और इसमें गौण नियम में 5 नियम शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो बताएंगे क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्व अंतरण या फिर धनात्मक अंतरण। तो ये कहलाता है साथियों ऊर्ध्व अंतरण। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी डिस्पेजिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया या डिसप्रेक्सिया। तो डिसप्रेक्सिया पठन और लेखन तीनों में आता है, लेकिन संप्रेषण संबंधी है, इसका राइट आंसर होगा साथियों डिस्फेजिया। तो ए इसका राइट आंसर होगा। और कैलकुलिया में लेखन संबंधी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो नहीं करके पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्या, व्याख्यान विधि या फिर सहगामी विधि। तो इसमें जो शामिल नहीं किया गया है प्रजातांत्रिक विधि में वह व्याख्यान विधि को शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर सी की तरफ चला जाएगा, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? व्यवस्थापन, ज्ञान, अंतर्ग्रहण या फिर अनुक्रिया। तो शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के अनुसार ज्ञानात् भावात्मक पक्ष में से इसमें स्तर आ जाता है ज्ञान। साथियों ज्ञान इसमें इस स्तर में संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शैक्षिक स्तर का उद्देश्य नहीं है? बताएंगे शिक्षण स्तर का उद्देश्य नहीं करके पूछा जा रहा है, परवर्ती स्तर, अवबोध स्तर या फिर स्मृति स्तर या फिर अभिप्रेरणा स्तर। तो इसमें शिक्षण का स्तर नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा अभिप्रेरणा का स्तर शामिल नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपक ... के बीच की संगति है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी पूर्वानुभव, पशु, अनुक्रिया या फिर व्यवहार। तो अधिगम प्रक्रिया के उद्दीपक में शामिल किया गया है, किसको बताएंगे, ये किया गया है अनुक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुक्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? बताएंगे आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या फिर समस्या समाधान। तो इसमें शिक्षण विधि प्रगति सिद्धांत पर आधारित है, ये समस्या समाधान ही आधारित है प्रगतिवादी, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास समस्या नहीं होगी तब तक वह उसका हल नहीं खोजना चाहता है, तो समस्या का होना अत्यावश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? बताएंगे सूझ या नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता या फिर भगनासा। तो इसमें शामिल नहीं किया गया है साथियों, बाधक जो नहीं है वह नहीं है सूझ, यानी सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर, कॉपका और बर्दीमर के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, यानी उद्दीपक, ध्यान, आमोद या फिर स्मृति। तो इसमें संवेग पूछा जा रहा है, कौन सा एक संवेग है? तो आमोद और प्रमोद ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आमोद प्रमोद संवेग के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, FIACS के साथ मूल रूप से कौन सम्मिलित है? बताएंगे कौन सम्मिलित है, यानी हर्बर्ट या मॉरिसन या फ्लैंडर या फिर लिपिट। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें फ्लैंडर है, इसमें संबंधित है साथियों, इससे फ्लैंडर सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशलों के लिए सही नहीं है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना या फिर सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना
या फिर आता है हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बताना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, अवलोकन, या फिर निर्णायक मापनी, या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसी के साथ आप लोग साथियों अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी बजा दें जिससे आप लोगों की अगली न्यूज मिलती रहे।